का जो प्रक्रिया है वो पूरे पारदर्शी तरीके से कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, कुछ इधर उधर जो भी हम लोग न्यूज़ सुन रहे हैं उससे हमें नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिव इसलिए नहीं होना है क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे आपके दिमाग में, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारा न्यूज़ आपके दिमाग में आएगा, लेकिन हमें उन सब चीज़ों से विचलित नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एक सीट चाहिए, हमें लड़ना है सिर्फ एक सीट के लिए। और वो एक सीट का जो लड़ाई है, वो लड़ाई जो है ना, वो जो युद्ध है ना, वो युद्ध नहीं है, वो महायुद्ध है। और इस महायुद्ध में अगर आपको उतरना है तो बाकायदा तैयारी करके उतरना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई अभी तो नोटिफिकेशन आया ही नहीं है, कैबिनेट में आया फिर वो रिजेक्ट हो गया। तो ये सब चीज़ को आपको लेके नहीं चलना है। आपको इस चीज़ को लेके चलना है कि अगर आप अपने आप से पूछिए कि मान लीजिए कि अभी आपका एग्ज़ाम, कल आपका एग्ज़ाम है, तो आर यू रेडी, आर यू प्रिपेयर्ड एनफ टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम? आप अपने आप से पूछिए कि अगर सरकार घोषणा कर दे कि सारे नियमावली बना लिया गया है, आपको कल एग्ज़ाम देना है, ठीक है, आपका कल से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाए और 1 महीना के अंदर आपको बुला लिया जाए एग्ज़ाम देने के लिए, प्रीलिम्स। आर यू रेडी, आर यू प्रिपेयर एनफ टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स? क्या आप तैयार हैं? क्या आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो आपको इस फेरा में नहीं रहना है कि कब आएगा नोटिफिकेशन, जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि उसके पहले बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं। तो आप बताइए कि आपको उन सब लोगों से फाइट करना है जो सिलेबस को एक बार पढ़ के रखे हैं, या हो सकता है कि ऐसे भी बहुत सारे सीरियस बच्चे होंगे जो 2 बार पढ़ के पार होंगे, और आप वहाँ पर बोलेंगे हम तैयारी अब शुरू करेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना कि आप अपने आप से धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने घर में भी धोखा दे रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को भी धोखा दे रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाला कुछ ही दिनों में दारोगा का वैकेंसी आने वाला है, और दारोगा का वैकेंसी जो है वो नोटिफिकेशन आना, फॉर्म फिलअप होना, वो सब चीज़ जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी प्रोसेस है, मतलब नोटिफिकेशन आने से लेकर प्रीलिम्स तक का जो प्रोसेस है, वो सारे प्रोसेस को अगर हम 6 महीना का भी समय लेते हैं तो वो जो 6 महीना का समय है, उस 6 महीना में आपको क्या करना है, ये सारा चर्चा हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। हम लोग चर्चा करने वाला है कि सबसे पहली बात कि कौन इस परीक्षा में को दे सकता है, हु इज़ एलिजिबल। उसके बाद हम देखेंगे कि एज रिलैक्सेशन या एज क्राइटेरिया क्या होगा, कितने साल के बच्चे इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। दूसरा चीज़ हम तैयारी करने वाले हैं कि इसमें पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, और आपके पास समय कितना है। ये सभी चीज़ों का आज हम लोग पूरा अच्छे तरह से चर्चा करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा और आप तैयारी में लग सकते हैं, तैयारी में जुट सकते हैं। आप अपने आप का आकलन कर सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं और हमको कितनी तैयारियाँ करनी है पढ़ाई के क्षेत्र में या फिर अपने शारीरिक दक्षता के क्षेत्र में। तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी का, योग्यता का, तो क्या योग्यता होना चाहिए। योग्यता यही होना चाहिए कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए, बस। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ झारखंड के ही झारखंडी होना चाहिए, आप कहीं के भी हैं। मेरा वीडियो जहां तक आपको दिख रहा है आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो एज है वो मिनिमम 21 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 35 होना चाहिए, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका लगभग 3 से 4 साल और एक्सटेंड हो सकता है, मतलब 38, 39, 40 तक जा सकता है। नियमावली आने के बाद ये फाइनल होगा। अगर आप लेडीज हैं, अगर आप महिला हैं, तो आपको सीधे न्यूनतम एज आपका 21 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र जो है वो आपका 40 साल तक होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम देखें शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट अगर देखा जाए, तो एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपको बहुत ज़्यादा कोई PhD डिग्री या स्कॉलर नहीं है। आप सिंपल, अगर आप ग्रेजुएशन है, अगर आप स्नातक किए हैं तो यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। अगर हम देखेंगे कि हाइट अगर हम देखें, अगर हम बात करें, देखिए अब ये दारोगा का परीक्षा है, तो दारोगा का परीक्षा में जाहिर सी बात है कि आप तो कम से कम आयोग आपसे इतना मापदंड तो होना चाहिए ना कि कम से कम आप फिट हैं। आपका जो शारीरिक दक्षता है, जो शारीरिक जो माप है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हाइट अगर देखा जाए तो लगभग 160 सेंटीमीटर माना गया है जनरल के लिए, और अगर आप SC ST और अन्य किसी
रिजर्व कोटा से आते हैं तो आपका 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर महिलाएं हैं आप तो आपका जो हाइट है वो 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका चेस्ट 79 से लेकर 81 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आता है तो आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका 79 भी है तो आप भर सकते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए कि एलिजिबल कौन है, योग्यता क्या चाहिए। अब योग्यता के बाद, योग्यता मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म भर देने के बाद का जो प्रक्रिया है वो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो रनिंग है, इस रनिंग में थोड़ा सा नियम हो सकता है चेंज हो, लेकिन अगर नियम चेंज भी होता है तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। आपको मोटा मोटी ये लेके चलना है कि अगर आप मेल हैं, जो पुरुष वर्ग हैं, उनको 10 किलोमीटर चलना है 60 मिनट में। 60 मिनट में 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर को अगर आप 1 घंटा में आपको लगभग जाना है 10 किलोमीटर। अगर फीमेल का बात करें तो 40 मिनट में 5 किलोमीटर चलना है, ये दौड़ना है। तो ठीक है, ये आपको, इसके लिए आपको स्पेशल, आपको बोल रहे हैं ना कि अगर आप आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो 6 महीना में आपका ये हो सकता है, दौड़ भी हो सकता है और पढ़ाई भी हो सकता है। लेकिन अगर आप वेट कीजिएगा तो फिर नहीं हो सकता है। ये हमको समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता है, सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना है। इफ़ यू आर क्वालिफाई प्रीलिम्स देन यू विल अपीयर फॉर मेंस। अगर आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको जाना होगा फिजिकल इन द सेंस कि आपको दौड़ना होगा, जो भी रिक्वायर्ड दौड़ है। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इफ़ यू आर ओके, फिर आपके कंधे पर 2 स्टार लगेगा। दारोगा मतलब 2 स्टार, थाना प्रभारी, जो भी है, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। कुल मिला के आप 2 स्टार को होल्ड करेंगे। तो 2 स्टार कंधे पे लाने के लिए आपको बहुत ही एक लंबा प्रक्रिया से गुजरना होगा। और वो प्रक्रिया क्या है, अब हम यहाँ पर समझ गए कि हम, अगर आप आपके पास अगर योग्यता है, योग्यता मतलब अगर आप 160 सेंटीमीटर लंबा हैं, अगर आपका चेस्ट मोटा मोटी 79 से 81 सेंटीमीटर तक है, अगर आप स्नातक पास किए हुए हैं, स्नातक पास करके अगर आप बैठे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आपको इस मौका को एकदम हाथ से नहीं जाने देना है। और पद भी लगभग 900,000 के आसपास में पद है, तो पद भी बहुत कम नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपका JPSC का एग्ज़ाम हुआ। JPSC में 2.5 लाख बच्चे भरे थे। कितने पोस्ट के लिए? मात्र 103 पोस्ट के लिए 2.5 लाख आया था, वो भी JPSC के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर तो 1000 पोस्ट है। तो 1000 पोस्ट के लिए आपको कितना सारे बच्चों के साथ फाइट करना है। आइए हम समझते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के बाद मेंस होगा, मेंस के बाद आपका पीट होगा, पीट होने के बाद आपका रनिंग होगा, रनिंग के बाद आपका हाइट, चेस्ट वगैरह देखा जाएगा, फिर मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपके कंधे पर 2 स्टार लग जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें तो ये सभी प्रोसेस शुरू कहाँ से होगा? शुरू होगा प्रीलिम्स से। इसका मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स। और अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आपका मेंस भी क्लियर होगा। कैसे क्लियर होगा वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रीलिम्स में आपको क्या करना है। प्रीलिम्स में देखिए लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपके आने वाला है जनरल स्टडीज़ से। जनरल स्टडीज़ में क्या क्या होगा? तो जनरल स्टडीज़ में आपको हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना है और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको पाषाण काल से पढ़ना है। पाषाण काल से लेके सिंधु घाटी सभ्यता से लेके वैदिक सभ्यता से लेके बौद्ध धर्म से लेके जैन धर्म से लेके आपका जो अगर साउथ में अगर चल जाएंगे चोल पढ़ना है, राष्ट्रकूट पढ़ना है, विजयनगर पढ़ना है। अगर हम बात करें मेडिवियल में आपको मुगल पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत पढ़ना है और जो भी उस पीरियड में जो भी घटनाएं घटे हैं। उसके बाद अगर हम मॉडर्न में आते हैं, कुल मिला के आपको मान के चलिए कि इतिहास में आपको लगभग 3 से 4 हज़ार साल का इतिहास आपको पढ़ना होगा। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी का बात करें तो ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसको आपको पढ़ना है। जो हम लोग पढ़ते हैं मेंटल, कोर, क्रस्ट, ये सब चीज़ आपको पढ़ना होगा।
अगर हम बात करें ज्योग्राफी में तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है, उसके अलावा आपको चट्टान रॉक्स पढ़ना है, पठार प्लेटूज पढ़ना है, रिवर जो भी आपका अपवाह तंत्र जो है वो आपको पढ़ना है, सॉयल पढ़ना है, फॉरेस्ट पढ़ना है, मिनरल्स पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना है, एटसेट्रा। मतलब ज्योग्राफी में आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारा भी चीज़ है जो यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं, ये सब आपको पढ़ना है ज्योग्राफी में। अगर हम बात करें पॉलिटी में, तो पॉलिटी में आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पढ़ना है, आपको आर्टिकल्स पढ़ना होगा, आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ना होगा। फंडामेंटल राइट्स जो आपका आर्टिकल 35 तक है, 12 से लेकर 32 तक जो है फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ना है जो आपका 51 में है। उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको एडमिनिस्ट्रेशन ही तो देखना है। उसके बाद आपको डिसेंट्रलाइजेशन देखना है। डिसेंट्रलाइजेशन जो फेडरल गवर्नमेंट जो होता है कि किस तरह से हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद आपका लोकल गवर्नमेंट है। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन का, तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पढ़ना है कि किस तरह से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी काम करता है। उसके बाद हमको देखना है गुड गवर्नेंस। तो ये आपका पॉलिटी हो गया। उसके बाद अगर हम देखें इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में जितने सारे जो बजट है या जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ हैं, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स देखना है। करंट अफेयर्स भी आपका लगभग 10 से लेकर 20 सवाल रहता है। तो 10 से लेकर 20 सवाल इसका में आपको झारखंड से भी, इसके अलावा झारखंड स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का और इंटरनेशनल लेवल में जो भी घटनाएं, जो भी इवेंट, जो भी पॉलिसीज़, जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर जो घटनाएं घट रहे हैं, उसको आपको पूरा अपडेटेड होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें झारखंड बेस्ड, तो चूंकि आप झारखंड का दारोगा बनने वाले हैं, तो आपको झारखंड का नॉलेज होना चाहिए। झारखंड का नॉलेज में आपको लगभग 30 से लेकर 40 सवाल इसमें भी रहेंगे। इसके लिए आपको झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड का संस्कृति, झारखंड का आर्थिक स्थिति, झारखंड के जो विकास हैं, झारखंड की जो नीतियां हैं, ये सब आपको पढ़ना होगा। झारखंड का अगर हम इतिहास देखें तो नागवंशी शासन से लेके, मुंडा शासन से लेके जितने भी सारे जनजातीय विद्रोह हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें झारखंड का जो भौगोलिक स्थिति है, झारखंड का जो नदी है, झारखंड का जलप्रपात है, झारखंड की मिट्टी है, झारखंड का फसल है, उन सभी चीज़ों का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। झारखंड का जो कल्चर है, वो सब चीज़ आपको पढ़ना होगा। अगर हम बात करें जनरल साइंस में, तो जनरल साइंस में आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और बायोलॉजी पढ़ना है 10th लेवल का। आपको बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट नहीं बनना है, आपको बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है, आपको जनरल साइंस पढ़ना है। फिजिक्स में आपको जैसे नॉर्मली हम लोग फिजिक्स में क्लास 10 में क्या पढ़ते हैं, जैसे कि आपका लेंस हो गया, उसके बाद आपका जो है साउंड हो गया। अगर हम केमिस्ट्री का बात करें तो मॉलिक्यूल्स हो गया, एटम्स हो गया। अगर हम बायोलॉजी का बात करें तो हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो सिस्टम हो गया, बहुत सारे जो बीमारियां हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, विटामिन्स का कमी से कौन सा बीमारी होता है, ये जो विभिन्न तरह के उस आपका बायोलॉजी के जो क्लास 10th 9th के जो स्टैंडर्ड के हैं, वो सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में आपका 10 से लेकर 20 सवाल रहता है और ये भी आपका क्लास 10th लेवल का होता है। बहुत ज़्यादा हाई फाई मैथ्स नहीं रहता है, जिसमें आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, एल्जेब्रा, मेंसुरेशन के सवाल रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग में भी 10 से लेकर 20 सवाल रहते हैं। इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पिक्चर पैटर्न से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं वो सब आपको बनाना पड़ेगा। और साथ ही साथ 10 सवाल आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से भी रहेगा, क्योंकि अभी सारा चीज़ जो है, सारे थाना में, सारे ऑफिस में कंप्यूटर जो है वो सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन हो गया है। तो अब अगर सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया है और बीइंग ए थाना प्रभारी, बीइंग ए इंचार्ज ऑफ ए थाना, यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर, बिकॉज यू हैव टू हैंडल ऑल द सिस्टम। आपको ही सब सिस्टम संभालना है, तो इतना नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। उसके बाद ये आपका सारा प्रीलिम्स का पैटर्न है। प्रीलिम्स में आपको ये सब पढ़ना है। अब अगर हम बात करें प्रीलिम्स में, तो टोटल क्वेश्चन है 120। उसमें से अगर आपका एक सवाल सही होता है तो आपको मिलता है 3 नंबर, और अगर आपका सवाल गलत होता है तो आपका 1 नंबर कट जाता है। ये सब एग्ज़ाम जो है OMR बेस्ड में होगा और सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपको मिलेगा 2 घंटा। साथ ही साथ अगर आपका एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने हैं, अगर आपको मेंस में जाना है, यानी कि प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करके अगर आपको मेंस में जाना है, तो आपको लगभग 70% प्लस का टारगेट लेके चलना होगा। क्यों? क्योंकि कट ऑफ हाई जाने वाला है।
क्योंकि बहुत दिनों से, बहुत सालों से 2024 में ये आया था, लेकिन किसी कारणवश ये फिर से रद्द हो गया और 2024 से लेके फिर अब 2026 में आने वाला है। तो आपका देखेंगे तो जो है रेगुलर मोड में भी है, बैकलॉग में भी है, मिला जुला के 1000 सीट के आसपास में होने वाला है, बढ़ भी सकता है। तो इसीलिए आपका जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने वाला है, लेकिन आपको टारगेट लेके चलना है 70% प्लस का। अगर आप 70% प्लस लेके चल रहे हैं तो आपको मेंस में मौका मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो फर्दर आपको मेंस में जाना है। और मेंस में आपको क्या पढ़ना है, मेंस में आपका 3 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, जिसमें से पेपर 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें 60 सवाल आपका 60 क्वेश्चन आपका हिंदी ग्रामर से और 60 क्वेश्चन आपका इंग्लिश ग्रामर से रहेगा। तो इसमें अगर आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं, मतलब दोनों मिला के अगर आप 100 नंबर भी ले आते हैं या उससे कम भी ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 आपका मेरिट बेस्ड होगा। पेपर 2 में अगर हम देखें 100 क्वेश्चंस रहेगा और उसमें से जो है रीजनल लैंग्वेज, जो हमारा क्षेत्रीय भाषा है, और यही क्षेत्रीय भाषा के कारण ही जो है एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है वो लटक गया। क्यों? क्योंकि सरकार का कहना था, सरकार के हिसाब से आयोग जो नियम बनाया था उसमें मगही भोजपुरी भाषा को जगह नहीं मिला था। और झारखंड में ऐसे बहुत सारे जो मंत्री हैं, बहुत सारे विधायक हैं जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जैसे कि पलामू अगर चल जाते हैं, पाकुड़ चल जाते हैं, जो उधर है वो बिहार से जुड़ा हुआ कुछ ऐसे हमारे ज़िले हैं जहाँ पर इस तरह के भाषा बोला जाता है। इसलिए अभी नोटिफिकेशन को मतलब कुछ दिनों के लिए उसमें कुछ मतलब फेरबदल होगा, कुछ नियम उसमें ऐड होगा, मतलब कुल मिला के मगही भोजपुरी भाषा को उसमें ऐड करके फिर से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब अगर आपको मान लीजिए मगही भोजपुरी में एग्ज़ाम नहीं देना है तो आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि आप किसमें से कौन सा ले सकते हैं। आपके पास खोरठा है, संथाली है, हो है, बंगाली है, नागपुरी है, खुड़ुक है, खड़िया है, उड़िया है। तो अगर इनमें से कोई भी आप ले लेते हैं तो आप इसका तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें पेपर 3 का, तो पेपर 3 भी मेरिट बेस्ड है। मैं पेपर 3 में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज, झारखंड बेस्ड, इंडिया बेस्ड, साइंस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर एटसेट्रा, वो सब चीज़ जो आप प्रीलिम्स के लिए तैयार किए हैं वो फिर से आपको पेपर 3 में दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप पेपर 3 का ही तैयारी कीजिए, तो आपका क्या होगा कि प्रीलिम्स भी निकल जाएगा और मेंस का भी तैयारी आपका हो जाएगा। और अगर हम बात करें पेपर 1 का, तो पेपर 1 में क्या है कि 120 सवाल रहेगा, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण। तो हम ऐसा आशा रखते हैं कि अगर आप दरोगा बनने के लिए जा रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो कम से कम 120 सवाल जो आपका व्याकरण से है ये तो आपको आना चाहिए। अगर आपको ये सब, इसके लिए आपको कोई खास तैयारी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इतना व्याकरण तो हमको पता है, इतना नॉलेज तो ग्रामर का हमारे पास है और होना भी चाहिए। तो आपको कुल मिला के पढ़ना क्या है, मेंस के लिए सिर्फ आपको पेपर 2 पढ़ना है। पेपर 2 में जो आपका जिस लैंग्वेज में आपका कमांड है, चाहे वो खोरठा हो, संताली हो, जो भी है, उसका आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन पहले अभी आपको क्या करना है, आपको अभी प्रीलिम्स का तैयारी करना है, क्योंकि प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ही आपका सीट जो है आगे के लिए बुक होता है, मतलब आपका गाड़ी आगे बढ़ेगा। अगर आप प्रीलिम्स में ही अगर फंस जाते हैं तो आपका गाड़ी यहीं पर रुक गया, फिर आपका क्या फ़ायदा। ना पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 आपको कोई चीज़ नहीं है, फिर आपका दौड़ भी नहीं, मेडिकल भी नहीं। इसलिए अभी आपको क्या फोकस करना है, अभी आपको ये फोकस करना है कि अगर आपका हाइट इतना है और अगर आप इतना दौड़ सकते हैं, मतलब अगर आपका अंदर से कोई बीमारी नहीं है, आप 1 किलोमीटर दौड़ते हुए नहीं हाँफते हैं, अगर आपके अंदर एनर्जी है, तो फिर आप तैयारी शुरू